दोस्तों, स्वागत है एडवाइस में। और आज आपके सामने एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को मैं डिस्कस करूंगा, वो है बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट। तो आप लोग सभी जानते हैं, अभी हाल में ही लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये जितने बड़े बीजेपी के नेता हैं, इन सभी को बाइज्जत बरी किया गया है बाबरी मस्जिद केस में। और ये बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन, जो वर्डिक्ट आया है, वो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दिया है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे वो क्या कंट्रोवर्सी है जिसके कारण ये मुद्दा इतना ज़्यादा विवादों में रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एक टाइमलाइन के साथ, जिससे आपको पूरी बातें आराम से समझ में आ जाए। तो आप सबको पता होगा कि 1992 में 6 दिसंबर को ये मस्जिद ढहा दी गई थी। किन्होंने ढहाई थी? कार सेवकों ने। ये कार सेवकों ने मस्जिद क्यों ढहाई थी, ये भी जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने मस्जिद इसलिए ढहाई थी क्योंकि उसके पहले बाकायदा एक मूवमेंट चला था लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, जिसको बोलते हैं रथ यात्रा। और रथ यात्रा का मूवमेंट इसलिए था, वो मंदिर बनाने को लेके था। अगर आपको पता हो तो उस समय एक स्लोगन बहुत चला था, वो था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये स्लोगन आने के बाद पूरा एक मूवमेंट आया था। और इसकी शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि पिछले कई सालों से, यानी 1948 से ही राम मंदिर का जो मुद्दा था ज़मीन विवाद को लेके चला आ रहा था। और 1986 में कोर्ट के डिसीजन के बाद उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने उसके कपाट खोल दिए थे राम मंदिर के स्थान का। और उसके बाद वहाँ भूमि पूजन की शुरुआत की थी, जिसको लेके बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया और बाकायदा रथ यात्रा निकाली। और उसके बाद एक पूरा नेशनल मूवमेंट सा बन गया और देश में हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो गया। जब 1992 मस्जिद ढहाई गई तो उसके बाद दंगे हो गए, और उसको देखते हुए जो पूरा ये केस हुआ, बाकायदा एफआईआर दाखिल की गई उन अननोन कार सेवकों के खिलाफ जिन्होंने वो अटैक किया था मस्जिद पे। इतना ही नहीं, उस समय के जो बीजेपी के बड़े नेता थे, जैसे एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी जितने बड़े नेता थे, उनके खिलाफ भी आरोप लगे कि उन्होंने कम्युनल स्पीचेस दी, क्योंकि उनकी स्पीचेस के बाद काफ़ी बड़े स्तर पर दंगे फसाद हो गए। यहाँ तक कल्याण सिंह की सरकार भी बर्खास्त कर दी गई। और ये केस सीबीआई के पास चला गया। और जब सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने बाकायदा आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल की आडवाणी और बड़े नेताओं के खिलाफ। और ये केस चलता रहा। और सन 2001 में स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई की थी, उसने उन सभी आरोप को ड्रॉप कर दिया और ये कहा कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती, जो भी बड़े नेता हैं, इन सभी पार्टी, बीजेपी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद की, इनके खिलाफ ये कोई आरोप नहीं बनते हैं। तो उसने ये एप्लीकेशन को बर्खास्त कर दिया। सीबीआई ने हार नहीं मानी और सन 2004 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने अपील किया, लखनऊ बेंच में, टेक्निकल ग्राउंड्स को लेके, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थी। केस आगे चला, लेकिन 2010 तक आते आते हाई कोर्ट ने भी सीबीआई की सब जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ सितंबर 2010 में एक ऐतिहासिक डिसीजन आया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, जिसमें कहा गया कि मंदिर को 3 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा राम जी का होगा, रामलला का, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, साथ ही साथ एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। तो रेशियो था 2:1। तो निर्मोही अखाड़ा और रामलला जी का 2 और 1 जो था वो आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड का था, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन निर्मोही अखाड़ा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और उसने सुप्रीम कोर्ट में इसके चैलेंज कर दिया। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे लगा दिया, मतलब कि ये डिसीजन को रोक दिया गया और ये अयोध्या जो मंदिर का ज़मीन का मुद्दा था, ये आगे बढ़ गया। साथ ही 2011 में सीबीआई जो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई बाबरी मस्जिद को केस को लेके। तो आप ये चीज़ समझिए कि बाबरी मस्जिद का केस भी चल रहा है जो सीबीआई लड़ रही है, और राम मंदिर का भूमि विवाद का जो मुद्दा है वो निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा है। अब बात करें 2017 की, तो 2017 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि क्यों ना इस सारे केसेस को फिर से देखा जाए। और उसने जो चार्ज थे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज जो उस समय के बीजेपी के बड़े नेताओं पे लगे थे, विहिप के और भी जो आरोपी थे, तकरीबन 32 आरोपी थे, उसको उसने रिवाइव कर दिया, मतलब कि उनके खिलाफ ये केस बनता है। तो सीबीआई की बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे बढ़ें तो इसको देखें तो ये जो बीजेपी के बड़े नेता आप देख रहे हैं, जैसे कि एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार जी, साथ ही साथ साध्वी रितंबरा, ये आपके बॉटम में आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड सेकंड से अगर जाते हैं तो विनय सिंघल जी, ये सभी लोग बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व थे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज को रिस्टोर करते हुए इन सभी खिलाफ पूरा केस को ट्रायल पर रखा
और ये कहा कि हाँ इन्होंने ज़रूर ऐसा किया है, तो यानी कि सीबीआई की बात एक्सेप्ट कर ली गई। फिलहाल ये केस आगे बढ़ा और 2019 में अयोध्या का डिसीजन इधर आ गया। कौन सा? ज़मीन का जो मुद्दा चल रहा था, अयोध्या का राम मंदिर का भूमि विवाद, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक जजमेंट दिया और जो पूरा डिस्प्यूटेड एरिया था जिसमें ये क्लेम किया गया था कि राम जी यहाँ पैदा हुए थे, वो हिस्सा रामलला को दे दिया गया। साथ ही साथ मुस्लिमों को 5 एकड़ की अलग से ज़मीन दी गई कि वो अपनी मस्जिद बना सकें, और 2.7 एकड़ ज़मीन हिंदुओं को दे दी गई, वो अपना राम जी की मंदिर बना सके। तो मुस्लिम्स को मस्जिद बनाने की ज़मीन अलग से मिल गई, हिंदू को रामलला की मिल गई। तो एक तरह से कहा जाए तो सभी के लिए कुछ ना कुछ था, लोग खुश थे, आराम से रह रहे थे कि हाँ चलिए ठीक है, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर बात करें तो 2020 की अगस्त में महीने में आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा भूमि पूजन की शुरुआत की और मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। मतलब भूमि पूजन हुआ, अभी आगे काम बढ़ेगा। अभी ये टोटल ये पूरी मैंने टाइमलाइन बताई, लेकिन अभी चीज़ों को समझें तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा अभी भी जस का तस अटका हुआ है। तो स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई की थी, उसने जो बाबरी मस्जिद का केस ले रखा था, उसने ये साबित किया, उसने कहा कि जी हाँ, कि जो बाबरी मस्जिद का जो केस है उसमें जितने भी लोग के ऊपर चार्ज लगा था वो चार्ज नहीं साबित हो पाया और उनको उसने बरी कर दिया गया। यानी उसने कहा कि इनको बरी किया जाता है। और जिन जज ने जजमेंट दिया 30 सितंबर को, उनका नाम था जस्टिस SK यादव, उन्होंने कहा कि जो भी लोग थे उनके खिलाफ सबूत इनफ नहीं है और उनको एक्विट किया जाता है, मतलब बरी किया जाता है। ये जस्टिस SK यादव जी की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। आप इनके नाम ज़रूर याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी कहाँ है। तो कंट्रोवर्सी को समझने के लिए पूरा हम लोग को समझना होगा फिर से। वो ये है कि पहली कंट्रोवर्सी मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ से शुरू होती है कि जो अपने देश में इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसके हिसाब से जो धाराएं लगती हैं वो काफ़ी हीनियस थी। इस केस की अगर हम बात करें तो जो धाराएं लगी थी वो थी, पहली इंसाइटमेंट टू वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद को भड़काना, अंडर सेक्शन 153A और 153B, ये बहुत बड़ी धारा है। साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा सेक्शन 120B के अंतर्गत, यानी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम, ये 2 बड़ी धाराएं हैं। तीसरी है अनलॉफुल असेंबली, जो सेक्शन 149 के तहत आती है। इस तरह की 3 बड़ी धाराएं अगर किसी पे लगती हैं तो वो यानी कि अगर देखिए अगर इस तरह की धाराएं किसी पे लगती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, तो अगर वो आदमी उसमें अग्री करता है या वो वहाँ प्रेजेंट ही रहता है, उन दोनों ही सूरत में उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान है। तो ये डिसीजन जो सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट ने लिया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है क्योंकि क्या इन्होंने रूल को फॉलो किया कि नहीं, ये देखने लायक बात है। अब दूसरी कंट्रोवर्सी समझ लें वो क्या है। सीबीआई की बात कर लें तो सीबीआई का काफ़ी हद तक सरकारों ने मिसयूज़ किया है। कई बार सीबीआई को पिंजड़े का तोता तक कहा गया, इसलिए सीबीआई को केस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला है। ये मैंने एक अमूल का एक पिक्चर यहाँ बहुत ही सरकास्टिक इमेज है, आप देख सकते हैं। तो ये कहा गया। अब कोर्ट में बाकायदा सीबीआई ने खुद तकरीबन 100 वीडियो दिए, ऑडियो के बेस पे जो भी वीडियो प्रूफ दिए गए उसके ऑडियो क्लैरिटी के बेस पे उनको खारिज कर दिया गया। जबकि क्रिमिनल ट्रायल में ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ तो वीडियो ऑडियो सब दिया जा रहा है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तकरीबन 800 डॉक्यूमेंट्स दिए गए, 351 गवाह है, वो सफिशिएंट नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे कहीं ना कहीं सीबीआई की कोर्ट ने जो जजमेंट लिया एकदम से बरी कर दिए, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों है। मैं सिर्फ कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ। आप चीज़ों को एनालाइज करिएगा, उन सभी धाराओं को ठीक से पढ़ लीजिएगा। उसकी भी जो इंडियन पिनल कोड की डिस्क्रिप्शन है मैंने लिंक में दे रखी है, आप आराम से देख लीजिएगा। अब हम बात कर लें कि जो राम जी के जो मंदिर का विवाद है, इसको लेकर जो रथ यात्रा निकाली गई, ये एक पब्लिक इवेंट था। बाबरी मस्जिद को ढहाना भी पब्लिक इवेंट था। ये सब ने टीवी पे देखा था, लाइव आया था, लोगों को पता है, रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। और ये भी बात सही है कि LK आडवाणी की जो फेमस रथ यात्रा थी 1991 में, ये सब ने देखी थी। सरकार की जो यूपी की थी कल्याण सिंह, उसने पूरा सपोर्ट किया था और उनकी स्पीचेस आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, शिवसेना, इनके सभी नेता वहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बाकायदा लोग को इकट्ठा किया था, जिनको कार सेवक कहा जाता है। पूरे इंडिया से लोग आए थे। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें, ये भीड़ इन्होंने नहीं जुटाई थी, ये इसके पूरे प्रूफ्स हैं। इसीलिए ये चीज़ें डाउट होती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके ठीक बाद दंगे फसाद हो गए। तो ये बातें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड लगती हैं।
और इतना ही नहीं, उस समय तक जो जस्टिस लिब्रहन कमीशन बैठाया गया था, जो 1993 में इसको गठन किया गया था, और उसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सबमिट की थी। सबसे लंबा कमीशन माना जाता है जिसने इतना टाइम लिया, और उसकी तकरीबन 400 उसकी सीटिंग हुई थी। उसने भी ये बताया कि ये पूरा इवेंट जो बाबरी मस्जिद ढहाने का था, प्लान था और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, तो ये चीज़ समझने लायक बात है। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज को रिवाइव किया था अडवाणी और बाकी नेताओं के खिलाफ। तो इससे बात समझ में आती है, जब सुप्रीम कोर्ट, ये भी कोर्ट है जो अपनी ही बात से कह रहा है, तो कैसे कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की बात को सबसे ऊपर रखा जाता है, सीबीआई कोर्ट ने क्यों नहीं इसको कंसीडर किया? ये सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ आप इसको एनालिसिस करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को फॉलो करिएगा, बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एडवाइस के अगले वीडियो में। धन्यवाद।